ये नोट कर लें रजिस्टर पे। एक्सप्लेन इन डिफरेंस कर्व अप्रोच ग्राफिकली मैथमेटिकली या ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऑर्डिनल अप्रोच हम अब देखने लगे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, जिसमें ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है यूटिलिटी को हम नंबर में गिन नहीं सकते। तो अगर नहीं गिन सकते तो कैसे पता चलेगा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? वो फिर दो चीजें फैसला करेंगी, एक इंडिफरेंस कर्व एक बजट लाइन। पहले इंडिफरेंस कर्व को ध्यान से समझ लेते हैं। ये वैसे मैंने इंडिफरेंस कर्व और एम आर एस ये दोनों डिटेल में करवा दी हमें। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आए तो आपने पहले इंडिफरेंस कर्व लिखना है। इंट्रोडक्शन से आपने कहानी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल तरतीब यही रखें जिस तरह ये नोट्स में आपको नजर आ रही है। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि हिग्स ने 1930 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस थ्योरी के डिफरेंट नेम्स हैं, ये सारे उसके नाम लिखे हुए हैं। फिर आपने देनी है अजम्पशन। अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर समझदार होगा। टू कमोडिटी मॉडल, दो ही गुड्स हैं, एक को हम एक्स बोलेंगे एक को वाई। हम रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच है इसलिए यूटिलिटी की हम रैंकिंग कर रहे हैं, उसे हम गिन नहीं सकते। नंबर 5 एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, या सॉरी पहले 4 है गुड्स आर डिविजिबल। उन्हीं गुड्स पे ये लॉ अप्लाई होगा जो डिवाइड हो सकती हैं छोटी छोटी इकाइयों में। ड्यूरेबल गुड्स, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहेगा, उसकी प्रेफरेंस बदलेगी नहीं। एक्सियम ऑफ डोमिनेंस, एक्सियम ऑफ डोमिनेंस का मतलब है वो ये इंसान की नेचर है, वो ज्यादा को प्रेफर करता है कम के ऊपर। तो जब उसको एक कमोडिटी ज्यादा मिकदार में मिल रही होगी उसे प्रेफर करेगा कम वाली के ऊपर। तो इसे बोलते हैं डोमिनेंस। वो वही कमोडिटी डोमिनेट करेगी जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि उसकी प्रेफरेंस के दरमियान कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। अगर ए को वो बी पे प्रेफर कर रहा है और बी को सी पे प्रेफर कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये होगा कि ए को सी पे भी प्रेफर कर रहा है। कोई इनकी चॉइस के दरमियान तसादुम या कोई डाउट नहीं होगा, सारा कुछ क्लियर होगा। अब ये 7 अजम्पशन है, अपने अपने तौर पे आप सब देख लें। किसी में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस अजम्पशन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लें जल्दी से। सर समझ आ गई है। लो जी, वेरी गुड, बात बन गई फिर तो। हमना को भी समझ आ गई है और सरैया को भी। जी सर। ओके। अब इसके बाद इंग्रेडिएंट इसके दो ही हैं, बजट लाइन और इंडिफरेंस का भी है, लिख दिए इंग्रेडिएंट्स। पहला इंडिफरेंस फिर बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व को ये कहते हैं जी, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आ गई, ऑलरेडी करवाई हुई है। दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन दिखाएगा जिसपे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद ये इसकी डेरिवेशन आ गई, ये भी मैंने आपको करवा दी है टेबल की मदद से। ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया था, इंडिफरेंस कर्व बन गया था। ये वाला टेबल कर लें या जो मैंने करवाया था वो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमआरएसपी मैंने आपको समझा दिया वह क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई है। दो कमोडिटीज के दरमियान रेट ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं एमआरएस। और ये इसका जरा मैथमेटिकल है, अभी इस मैथमेटिकल को छोड़ दें क्योंकि ये मैथ का जब हम चैप्टर 7 8 करेंगे उसमें ये चीजें फिर आपको क्लियर होंगी। इसमें डेरिवेटिव और डिफरेंशियल लिए हुए हैं, तो इसको आप रहने दें। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इस पे नहीं है आपने लिखनी इस क्वेश्चन में, ये अलग से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कोई 8 10 नंबर का आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पूछे तो लिखें, अदरवाइज ना लिखें। बजट लाइन आगे स्टार्ट होती है। हम ना ये प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है, ये सही से कंज्यूमर मैं का, करूँ। नहीं नहीं बस कंज्यूमर का बजट जी। है बेसिकली, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है। इस लाइन को देख के पता चलेगा कंज्यूमर एक्स और वाई कितना खरीद सकता है। ये लाइन जितनी ऊपर जाती जाएगी इसका मतलब है कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा होती जा रही है। और 0 से लेके ए तक मैक्सिमम एक्स खरीद सकता है ये, क्योंकि ये बजट लाइन ए पे आके एंड हो रही है। इसी तरह अगर ये बी खरीदना चाहे तो ये 0 से लेके बी तक मैक्सिमम वाई कमोडिटी खरीद सकता है। तो या इस लाइन पे कोई पेयर खरीदता है तो इसका मतलब है वो कुछ एक्स और कुछ वाई खरीदता है। इस लाइन से ऊपर वो परचेजिंग कर नहीं सकता क्योंकि ये उसकी रेंज यही है, लिमिट ये है। इसके ऊपर वाला एरिया उसे कहते हैं नॉन फीजिबल रीजन। क्या कहते हैं? नॉन फिजिबल रीजन। और ये लाइन के नीचे वाला रीजन जो सा है ये फीजिबल रीजन है, तो जो उसकी रेंज में खरीद सकता है। अब जिस तरह इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को एमआरएस कहते हैं, इसी तरह आपने ये बजट लाइन की स्लोप इसे प्राइस रेशियो कहते हैं।
तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये 2-3 स्टेप में ये लिखा हुआ है, और नीचे देखें पी एक्स ओवर पी वाई। पी एक्स क्या है? एक्स की प्राइस डिवाइडेड बाय पी वाई क्या है? वाई की प्राइस। तो बजट लाइन की स्लोप आपने याद रखनी है, पी एक्स ओवर पी वाई होती है ये, इसे प्राइस रेशियो भी कहते हैं, याद रखिए बात। जी सर। ठीक है। अब ये इधर भी इन्होंने ये रूल लिखा हुआ है, फार्मूला के थ्रू भी अगर आए तो ये ओ बी है वर्टिकल डिवाइडेड बाय ओ ए, ये है आपका बेस। तो इन दोनों को डिवाइड किया, ओ बी ये इक्वल टू इनकम ओवर पी वाई है, ओ ए इक्वल है इनकम ओवर पी एक्स। तो इनकी जगह पे आप ये लिख देंगे, इनकम इनकम के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास पी एक्स ओवर पी वाई बन गया। यहाँ तक अभी आपने क्या किया? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर अजम्पशंस, फिर इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन किया, फिर बजट लाइन को। ये सारा काम करने के बाद अब आपका मेन काम, जो मेन डायग्राम है, आपकी टॉपिक था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, अब आपने ये हेडिंग देनी। इसकी दो कंडीशन है जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन नेसेसरी, दूसरी सफिशिएंट। ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन हम ना पढ़ो जरा क्या रखी हुई। Necessary condition, indifference curve should be tangent to budget line, or slope of budget line should be equal to the slope of indifference curve. Sufficient condition, at the point of equilibrium, indifference curve should be convex to origin, or MRS should be diminishing. जी, पहली कंडीशन है कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो। टेंजेंट का क्या मतलब होता है? सर मतलब वो जो कर्व कर रही है लाइन जहाँ पे टच कर रही है, बजट लाइन को जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है वहां से मतलब टेंजेंट होगा। टच कर रहा है, काट के नहीं जा रहा, सिर्फ टच करके जाएगा, उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो नीचे वाली डायग्राम देखें, 3 इंडिफरेंस कर्व है, IC 1 2 3। तो टेंजेंट ए पॉइंट पे है, बी पे है कि ई पे है? ये देख के बताएं जरा। ई पे। जी एग्जैक्टली, ई पॉइंट पे टेंजेंट है, क्योंकि ए पॉइंट पे तो ये कट करके जा रहा है, इस बी पॉइंट पे भी कट करके जा रहा है। ए पॉइंट पे टेंजेंट है क्योंकि सिर्फ टच करके जा रहा है। तो ये ई पॉइंट इंडिफरेंस कर्व 2 पे है। वैसे भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमने ये सीखा कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है, जो इंडिफरेंस कर्व नीचे है वो कम सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो इंडिफरेंस कर्व 2 पे सिर्फ ई पॉइंट है, ए और बी ये तो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे है ना। समझ लग गई बात? जी सर। तो इसका मतलब है ए और बी ये इंफीरियर पॉइंट, इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं शो करते, ई उनके मुकाबले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी सफिशिएंट कंडीशन तो ये कहता है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे कन्वेक्स ही है, पॉइंट पे कन्वेक्स भी है और टच करके भी जा रहा है। तो ई पॉइंट पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो ये इसकी आ गई डायग्राम। अब ना इसका ये पढ़ लो आप, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम और नीचे आ गई डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। इसका मैथमेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसी तरह आप देख लें, समझने की इसको इतनी जरूरत नहीं है। ये आगे हम मैथ का जब काम करेंगे तो फिर समझ में आएगा, लेकिन बेशक अभी आप स्किप कर दें। जब वो मैथ का आपको वो डिफरेंशियल का काम करवा दूंगा उसके बाद ये मैं मैथमेटिकल भी करवा दूंगा। अभी आपने ये ध्यान में रखना है, डायग्राम, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन और उसका मैथमेटिकल, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके।